वेलकम बैक टू डाउट एक्सपर्ट। लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास मिड वे में रह गई थी। आई थिंक हमने 70 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देन कुछ इशू हो गया और हमारी क्लास स्टॉप हो गई। तो चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं एक बार बता दूं, ये हम सी टेट 2021 पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम साइंस सेक्शन को कवर कर रहे हैं और साइंस के हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इसका जो पेपर कोड है एम है, एम सीरीज है ये। बट फिर कुछ इशू आया और हमें क्लास हमारी रुक गई, तो अभी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने 70 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से देख लीजिए। उस क्लास को लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको कमेंट सेक्शन में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चंस वो हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं सीटेट में और बार बार आ रहे हैं, और इन्हीं से समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी को पता है जो साइंस और मैथ्स होता है वो 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 30 साइंस के होते हैं और 30 मैथ्स के होते हैं। ठीक है, ये मिक्स पार्ट होता है दोनों सेक्शंस का। जो हमारे एसएस वाले बच्चे हैं, एसओएस वाले, उनके लिए हम उसके सोशल साइंस की क्लास लेकर आएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे द्रव हैं जो संविष्ट करते हैं, जो विद्युत के हीन चालक हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर हैं। तो कौन से हैं? टैप वाटर, शैम्पू हनी, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस विनेगर, या शैम्पू वेजिटेबल ऑयल डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जो शैम्पू वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर है, ये तीनों ही पुअर कंडक्टर हैं। तीनों ही पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मैं अलग पेन से करती हूँ जिससे कि आपको मिक्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंज। आपको इनमें से बताना है कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो केमिकल चेंज को शो करता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास और रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला तो देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर रस्टिंग ऑफ आयरन तो करता है, बट ब्रेकिंग ऑफ ग्लास और बॉइलिंग ऑफ वाटर ये हमारे स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, शेडिंग ऑफ पेपर, ये भी नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सही होगा। देखो, जब आयरन पे जंग लगती है, क्लास 10th की साइंस में आपने पढ़ा है, तो भी केमिकल चेंज होता है। पेपर का जब हम बर्न करते हैं तो भी केमिकल चेंज होता है, और जो फूड का डाइजेशन होता है इसमें भी केमिकल चेंज होता है। लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन, तीनों में ही केमिकल चेंज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73। ये क्वेश्चन मैथ्स का है या फिर बेसिक है। इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। फिलहाल ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं राइट आंसर बता के आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, इन्होंने बोला है कि नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, ये आपको बताना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। इनमें से कौन हेल्पफुल नहीं होगा अगर आप सॉल्ट को वाटर से अलग करेंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं, डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग। देखिए, वैसे तो ये चारों ही मेथड हेल्पफुल है ना। चारों ही मेथड हेल्पफुल है। तो जब हमारी आंसर की आई तो उन्होंने इसमें 9
मार्क कर दिया, यानी कि ऑफिशियल आंसर की ने जिसने जो भी लगाया सबको सही आंसर दिया। ऑल ऑप्शन, ये क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो गया था क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कौन हेल्पफुल नहीं है, और जबकि ये चारों ही हेल्पफुल है, इसलिए सीटेट ने हमारे सभी को मार्क किया, सभी को मार्क्स दिए। तो जो जिसने जो भी मार्क किया, देखिए ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना होता है कि कई बार हमारा क्वेश्चन आपने जो भी अटेंड आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप समझिए कि ये सभी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो कोई भी मार्क करके आ जाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कुछ भी मार्क कर दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसे केस में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो जिसने जो भी मार्क किया होता है सबको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसमें सबको +1 मिल गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन। नीचे दिए गए प्रकाश में से कौन से एक सेकेंड, नीचे दिए गए प्रकाश में से कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाता है, यानी कि छाया शेडो जो हमारी परछाई बनती है वो। तो पूछ कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से परछाई बनती है। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, हाँ इसकी वजह से तो बनती है, सही बात है। लाइट ट्रेवल्स एट ए हाई स्पीड, ऐसा कुछ नहीं है, अगर परछाई बननी होगी तो स्लो पे भी बन जाएगी। लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, कलर्स का भी छाया से कोई मतलब नहीं है। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, हाँ ये बात सही है कि जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती है तो वो क्या बनाती है, परछाई या शेडो बनाती है। तो ए हमारा सही है, डी सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें डी और ए दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, और ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी वस्तुएं, जहां से कुछ नहीं गुजरता है ना, वो अपारदर्शी वस्तुएं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। द proportion ऑफ फाइन पार्टिकल इन सैंडी soil इज रिलेटिवली हायर देन इन क्ले soil. द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम इन द क्ले soil. देखो सेम तो नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत है, इस पे हमें डाउट है। यानी कि जो बालू होती है, रेत होती है, उसमें जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो उसमें और जो क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी होती है उन दोनों में सेम होते हैं? सेम तो नहीं होते हैं ना, लार्ज एंड फाइन पार्टिकल, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है, द proportion ऑफ लार्ज पार्टिकल इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन सैंडी सॉइल। लोमी सॉइल में जो दोमट मृदा होती है उसमें जो बड़े कणों का अनुपात होता है वो बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। फिर ऑप्शन 4 है, द proportion ऑफ फाइन पार्टिकल इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर इन देन इन लोमी सॉइल। अब इसमें हमें डाउट था, इन्होंने सैंडी और क्ले का बात किया था, यहाँ पे क्या है, क्ले और लोमी। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। देखो फर्स्ट हमें थोड़ा थोड़ा सही लग रहा था बट पूरी तरह नहीं लग रहा, इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो प्रोपोर्शन होता है फाइन पार्टिकल का क्ले सॉइल में वो ज्यादा होता है कंपेयर टू लोमी सॉइल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, deficiency of vitamin X causes bleeding of gums. This vitamin is essential for absorption of mineral Y and X is found in food Z. Identify X, Y, Z. देखो इन्होंने बोला कि जो विटामिन X है उसकी कमी से मसूड़ों में क्या होता है, रुधिर बहने लगता है। अब देखो सीधी सी बात है, एक टॉपिक है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कि किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है। इसकी ऑलरेडी एक क्लास हमने ली हुई है, मैंने उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बस इन्होंने सीधी बात को बहुत घुमा के पूछ लिया कि अगर किसकी एक्स है कोई, उसकी डेफिशिएंसी से मसूड़ों में खून बहने लगता है, और यह जो विटामिन है ये वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, और एक्स तथा एक्स भोजन जेड में पाया, और जो ये एक्स है ये विटामिन कौन से भोजन में पाया जाता है, जेड में। अब आपको एक्स वाई जेड बताना है। सबसे पहले सिंपल बनाने के लिए आप ये बताइए कि जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है तो ये होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। किससे होता है, विटामिन सी की। अब यहाँ देखिए किसमें है, ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 में विटामिन सी है, और वाई किसके एब्जॉर्प्शन से सही होता है, आयरन। जब आयरन का एब्जॉर्प्शन पूरा होगा, विटामिन सी जो है वो किसके लिए एसेंशियल है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा,
है ना, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। जो आप, और अगर आप देखेंगे, अगर आयरन, अगर आप किसी भी चीज़ को चाय के साथ ले रहे हैं, जैसे कि कोई भी आयरन वाली चीज़ है जिसको आपने चाय के साथ लिया, तो भी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन की कमी से होता है। और ये जो विटामिन सी होता है, ये किस में पाया जाता है? जितने भी सिट्रस फूड यानी कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, दही है, इन सब में विटामिन सी हमारा पाया जाता है। लैम जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डेफिशिएंसी पता है किससे क्या होता है, तो इजीली आप बता सकते हैं। जैसे कि आपको बताना है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी, है ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। विटामिन डी कैल्शियम से मिलता है, कैल्शियम की कमी से बोन्स की प्रॉब्लम होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चंस हमारे आते हैं और पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 78। आज की पूरी क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। डेडिकेटेड आपके लिए क्लासेस आ रही हैं। प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, और यही सीक्रेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति को सबका सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो विज्ञान है उसकी प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा करता है, ये आपको बताना है। साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, साइंस इज सोशल इन नेचर, साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, गलत बात है। द साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, ऐसा भी कुछ नहीं है। साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, ऐसा भी नहीं है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, ये बात सही है। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, ऐसा भी नहीं है। और वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। साइंस इज सोशल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 79 है, कॉन्जिक्यूटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम्स मीन्स। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है, ये आपको बताना है। तो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एडप्शन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉन्जिक्यूटिव लेवल ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ये हमारे पेडागोगी के क्वेश्चंस हैं। देखो, किसी भी पाठ्यचर्या को अच्छा बनाने के लिए जो उसका सामग्री का जो समायोजन है वो शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। एक बार हम फर्स्ट भी देख लेते हैं। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट नहीं। अगर आप किसी का भी कंटेंट को डाइल्यूट कर देंगे तो फिर वो उतना अच्छा नहीं रह जाएगा। विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अगर आप उचित मजेदार तत्वों को ही शामिल करेंगे तो बाकी चीजें कहाँ जाएंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ विजिबल है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम which of the following is recommended। जो एनसीएफ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है 2005, उसके अकॉर्डिंग जो अपर प्राइमरी स्टेज पे साइंस का जो करिकुलम है उसमें क्या रिकमेंड किया गया था, आपको ये बताना है। कंसेप्ट शुड बी लिंक्ड टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, हाँ ये बात थी। कंसेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, हाँ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट से आने चाहिए, ये बात भी उसमें ऐड की गई थी। कंसेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये बात भी थी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिसिप्लिनरी अप्रोच से क्या पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। देखो, कुछ चीजें होती हैं, आप देखें, कुछ चीजें, हर चीज को आप सिर्फ डिसिप्लिनरी अप्रोच से नहीं पढ़ा सकते। साइंस की भी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको अदर मेथड से भी पढ़ाने पड़ते हैं, तो ये बात नहीं थी उसमें। अलोंग विथ कॉन्सेप्ट लॉज एंड थ्योरीज शुड बी, नहीं, अलोंग विथ कॉन्सेप्ट लॉज एंड थ्योरी नीड टू बी इंट्रोड्यूस, ऐसा भी कुछ नहीं था। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं था। तो ऑप्शन ए और बी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
पेपर बाइलिंगुअल ही चलाएंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, है ना। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 81 है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। निम्नलिखित कथनों में से पहचानो जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। साइंटिस्ट रियली हैवीली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। देखो ये बात सही है कि जो इमेजिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइंटिस्ट के वर्क में। लेकिन अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, क्या पता आगे वाले ऑप्शंस इससे भी ज़्यादा सही हो, है ना। तो हम इसे यही मार्क करके एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं मूव करेंगे, हम सारे ऑप्शन एक बार पढ़ेंगे। All scientific ideas are discovered and tested by controlled experiment। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा या और परखा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law। ऐसे लॉ नहीं बनती है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है? नहीं। इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज प्रॉब्लम। ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। आप देख रहे हैं कि साइंस में भी पेडागोगी के कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो आपका अपर प्राइमरी लेवल का साइंस आता है उसमें आपको 9th और 10th का एक बार एनसीईआरटी देखनी ही पड़ेगी। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जस्ट एक बार आप देख के उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको तुरंत सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो डोंट बी पैनिक। अगर आपको मैथ्स और साइंस की एनसीईआरटी को रिकॉल करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो पार्ट हमारा आधा रह गया इससे पहली वाली क्लास में, उसमें लाइट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, साउंड के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 2 क्लासेस आप क्लास 10th की जरूर देख लीजिए, मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, इशू वाज गिवन एन इंडस्ट्रियल टास्क ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट्स फॉर अ वीक। आइडेंटिफाई वेयर इशू वेंट रॉन्ग फ्रॉम द असेसमेंट इंडिकेटर्स गिवन बिलो। इशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की जो रिपोर्ट है वो एकत्र करने का काम दिया गया। अब आपको जो नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचानना है कि इशू कहाँ गलत है। पहला है, शी टेबुलेट्स डाटा फ्रॉम ए वेबसाइट एवरी डे। ठीक। दूसरा आता है, शी अराइव्स एट कंक्लूजन दैट रेन मे और मे नॉट टेक प्लेस इन द कमिंग वीक। ऑप्शन नंबर सी है, शी कंक्लूज दैट डिक्रीज्ड ह्यूमिडिटी इंक्रीज द likelihood ऑफ रेनफॉल। और ऑप्शन नंबर 4 है, शी अंडरस्टैंड दैट रेंज ऑफ मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर वेरीज एवरी। आपको बताना है कि वो गलत कहाँ पे हुई है। तो देखो ये बात तो सही है कि जो रेंज होती है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर की वो बढ़ती है, तो ये बात सही है कि वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न होती है। ये बात सही है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। जब आप किसी भी जगह की वेदर रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे तो आप इस परिणाम पर पहुंचेंगे ही, इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे ही कि सप्ताह में बारिश हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो ये बात भी सही है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है, यानी कि सारे आंकड़े सारे डाटा को टेबुलेट करती है, ये भी बात सही है। अब गलत क्या है? गलत ये है कि वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ती है। अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो क्या रेन होती है? बताइए, नहीं है ना, उल्टा है। तो इसलिए हमें गलत ही बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा थर्ड सही हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल गैप्स इन लर्नर। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकलात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है, ये बताना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्विज सेशन, ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स, यूजिंग कंसेप्ट मैप, गिविंग होमवर्क रेगुलरली। तो हमें क्या करना है, उनकी संकल्पनात्मक कमी को समझना है। तो इसके लिए हमें उनको क्या, इनमें से कौन सा बेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप, जो अवधारणा मानचित्र का उपयोग करके हम इस गैप को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज एक्सेप्ट। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। आपको गर्ल्स को एनकरेज करना है कि वो साइंस की स्टडी करें, तो इनमें से आप सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं उन्हें ये बात समझाने के लिए। लेकिन एक बात ऐसी है जिसको आप नहीं फॉलो कर सकते, वही आपको ढूंढना है।
तो ये क्या ऑप्शंस क्या है? यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड एनकरेज योर स्टूडेंट टू डू सो। सही बात है, आप कुछ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज को यूज करके अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं जिससे कि वो साइंस को अडॉप्ट करें। बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम। ये तो देखो, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अभी फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें, ये चीज कर सकते हैं आप। वुमेन साइंटिस्ट को इनवाइट करें जो कि वो क्लास में विजिट तो करें, जिससे कि हमारी जो गर्ल्स हैं और ज्यादा मोटिवेट हो साइंस को पढ़ने के लिए, ये हो सकता है। इंगेज स्टूडेंट इन एग्जामिंग मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट साइंस। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों को की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। ये बात भी सही है, लेकिन ये नहीं है कि टू बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। अगर हमेशा हावी रहेंगी तो इट्स नॉट अ मोटिवेशन। इन्होंने वही पूछा, आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे एक को छोड़ के, तो ये वाली है जिसे हम छोड़ेंगे, हम इस वाली स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करेंगे, वही इन्होंने पूछा था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। साइंस टीचर्स नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बिकॉज। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि इट स्टिमुलेट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। सही बात है ये भी, कि जितना वो ज्यादा डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछेगा उतनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ करेक्ट आंसर के लिए ही बार बार क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, देखो अब यहाँ से एक मेथड और बताती हूँ। यहाँ से हमारा बी गलत हुआ, बी गलत हुआ तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, अब दो बचे हैं। इट, अब हम सी पढ़ेंगे। इट हेल्प्स डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटेजी। हाँ, ये डेवलप करने में थिंकिंग स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जितने डाइवर्जेंट क्वेश्चन होंगे, जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, बच्चा उतने ही तरीकों से सोचेगा। इसलिए वो बच्चे की थिंकिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करेगा। इसलिए डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए साइंस टीचर को। इट हेल्प्स इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन अ लर्नर। यस, क्रिएटिव बिहेवियर की भी को भी वो किसी भी लर्नर का, शिक्षार्थी का क्रिएटिव बिहेवियर देखने के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो अगर देखा जाए तो ए, सी और डी हमारे राइट आंसर है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको जिसको अगर कुछ भी इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। सही बात है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। ये भी बात सही है। शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता बिहेवियर के आकलन को, आकलन व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 86 है, यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स लर्नर इन। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग करके मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। किस चीज में शामिल करता है ये आपको बताना है। विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, दृश्य और श्रवण सीखना। सही बात है, बट अभी हम आगे जाएंगे। केवल दृश्य सीखना नहीं, दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना। दृश्य, श्रवण और गतिबोधक नहीं, क्योंकि प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा सही। श्रवण और गतिबोधक नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग। डेमोन्स्ट्रेशन से हम क्या सीखते हैं, क्या इन्वॉल्व होता है, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपने विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। आपको क्या सिखाना है, डेंसिटी यानी कि घनत्व सिखाना है। अब आपको पूरा इसका सीक्वेंस बताना है कि आप किस क्रम से डेंसिटी को पढ़ाना सिखाएंगे। सबसे पहले, अलाउ स्टूडेंट टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट that float and sink. Allow student to play with water in a tub with different objects. Ask student to design a small boat that can carry 1 kg of weight. देखो, सबसे पहले अगर आप इन पॉइंट्स को देखते हैं तो बच्चों को अलाउ करेंगे कि वो वाटर से खेलें। अगर आप हिंदी में देखें, सबसे पहले शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर देंगे। सबसे पहले आप बी वाला काम करेंगे। ठीक है, कि उन्हें क्या दिया, पानी में हमने खेलने का अवसर दे दिया बहुत सारी अलग अलग चीजों से। कुछ भारी हैं, कुछ हल्की हैं, कुछ ऐसी हैं जो पानी में तैरेंगी, कुछ ऐसी हैं जो पानी में डूब जाएंगी, कुछ फ्लोट करेंगी, कुछ सिंक हो जाएंगी। तो हमने अलग अलग वस्तुओं के साथ बच्चों को खेलने का अवसर दिया। फिर वो सोचेंगे कि कुछ फ्लोट क्यों हो रही हैं, कुछ सिंक क्यों हो रही हैं। देन हम उनको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने उन्हें खेलने का अवसर दिया, फिर हम देंगे शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर। अब हम देंगे कि बच्चे जो है ना कुछ वो करें, रिलेट करें
कि कुछ चीजें डूब रही हैं और कुछ चीजें तैर रही हैं, तो हम इसके बाद ए को फॉलो करेंगे। फिर शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन को ले जा सके। सही बात है, जब हमने बच्चों ने देख लिया कुछ चीजें डूब रही हैं, कुछ फ्लोट कर रही हैं पानी में, तो वो क्या करेंगे कि एक फिर उनसे कहेंगे एक बोट बनाओ जो 1 किलोग्राम वजन को ले जा सके। तो ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस बना BAC। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। तो 87 का कौन सा राइट आंसर है? 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। Why is a plant which does not have chlorophyll what could buy? Why? देखो, अगर 2019 का आपने अभी तक पेपर नहीं देखा है सीटेट का प्रीवियस ईयर्स, तो आप वो जरूर देखें। बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वहीं से रिपीट हो रहे हैं। पेपर 1 भी आप देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है जो पेपर 1 दे रहे हैं उनके लिए पेपर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पेपर 2 दे रहे हैं उनके लिए पेपर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा CDP के बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन ना भी रिपीट हो तो टॉपिक बहुत रिपीट होते हैं कि इसी टॉपिक से हमारा पेपर 1 में आया है और सेम टॉपिक से पेपर 2 में आ गया। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन और टॉपिक सेम होता है। तो कुछ भी मिस नहीं करना है। प्लेलिस्ट को चेक करिए, लिंक्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, सब कुछ देखिए, बिकॉज PYQs ही आपके एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछिए। बाकी EVS की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, लैंग्वेज की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस सारी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। वाई, जो वो वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल। उन्होंने कहा वाई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, हरित लवक नहीं है। तो वाई क्या हो सकता है? अब जो जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमें पता है उन सब में क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो ऑप्शंस देखेंगे, कसकुटा, पहला ऑप्शन है कसकुटा, फिर है अलगाए, थर्ड है पिक्चर प्लांट और फोर्थ है मैपल ट्री। तो देखिए, ये जो अलगाए होता है इसमें तो क्लोरोफिल होता है, पिक्चर प्लांट में भी होता है, मैपल ट्री में भी होता है, लेकिन ये जो कसकुटा होती है, जो अमरवेल होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार अलग अलग मेथड से पूछा गया है। ये अमरवेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको अमर बना देगी। ठीक है, इसके लिए इसको पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी बड़ी जो इंटेस्टाइन होती है वो चौड़ी और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। बात तो ये सही है, लेकिन इसको ही पढ़ के हम यही मार्क करके आगे नहीं जाएंगे, पहले हम और भी ऑप्शंस पढ़ेंगे। इन हिंदी में भी देख लेते हैं। बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। बृहदान्त्र में पाचित भोजन का अपशोषण होता है, ये बात तो गलत है। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी गलत है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। नहीं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका डाइजेशन सिस्टम जो है उससे 2-3 क्वेश्चन आए हैं डाइजेशन सिस्टम से, और जो क्लास हमारे 10 क्वेश्चन रह गए थे उसमें आपने देखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, डाइजेशन सिस्टम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, साउंड, लाइट, सब कुछ। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 90 और ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस सेक्शन का। Which of the following statement is not true regarding life cycle of silkworm and production of silk fiber? रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। The larva of silk moths are called as caterpillar। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये बात तो सही है। इन्होंने नहीं पूछी है ना, यहाँ पे नोट पूछा है ना, नहीं, तो ये बात तो सही है, ये हमारा नहीं होगा। द प्यूपा डेवलप इनटू कैटरपिलर, जो पुपा है वो कैटरपिलर में विकसित हो जाता है, ये बात सही नहीं है। फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। द सिल्क फाइबर आर प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द कैटरपिलर। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्तावित प्रोटीन होता है, ये बात सही है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क मोथ। रेशम कीट के कोकोन से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये बात भी सही है। तो इसमें नहीं, जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 ही है कि प्यूपा या कोशित जो है वो विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो इसका 90 का कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारे साइंस के 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, जिन्होंने देखो इसमें चॉइस होती है ना कि या तो आप साइंस मैथ साइंस ले सकते हैं या फिर आप एसओएस ले सकते हैं, सोशल स्टडीज और सोशल साइंस। तो जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं वो ये पार्ट करेंगे और जो हमारे ह्यूमैनिटीज के साथी हैं वो ये करेंगे, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। तो आज की क्लास में हमने साइंस पूरा किया। अब हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की लेके आएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्लास लेके आनी है, कुछ और चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ और क्लासेस जो भी आपको नीड है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ये हम 2021, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, 2021 का पेपर 2 यानी कि अपर प्राइमरी लेवल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी सीडीपी की क्लास हमारी आ चुकी है, आप वहाँ देखिए, वहाँ मैंने सारे जो भी इसके मतलब इंस्ट्रक्शंस थे वो सब समझा दिए हैं कि कैसे हमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को सेलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिए, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।